हे गाइस, वेलकम टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी। सीरीज थी हमारी इन्वायरमेंट की, जिसमें हम शंकर आईएएस को कवर कर रहे थे। गाइस, हमने चैप्टर 2 और फर्स्ट 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं और आज बारी है चैप्टर नंबर 3 की, जिसमें हम पढ़ेंगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स के बारे में। सो पढ़ते हैं अपना चैप्टर नंबर 3, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स। जैसे कि पता चल रहा है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा इकोसिस्टम जिसमें क्या हो, लैंड इन्वॉल्व हो, राइट। तो इकोसिस्टम क्या होता है, पहले तो क्वेश्चन यही उठता है कि इकोसिस्टम क्या है। तो गाइज, अगर आपने इकोसिस्टम के बारे में कुछ पता नहीं है, आपने नहीं पढ़ा है इकोसिस्टम के बारे में, तो आपको क्या करना है, इसी चैनल पर प्लेलिस्ट है आपकी इन्वायरमेंट की, जिसको आपको जाना है, उसको विजिट करना है। उसमें आपको सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, उसमें जाकर आपको इकोसिस्टम को पढ़ना है। चैप्टर नंबर 1 में हमने ब्रीफली इसको डिस्कस किया है। फिलहाल तो इकोसिस्टम नहीं पढ़ेंगे, फिलहाल हम देखेंगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको आप जाकर देख लें। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या है? द इंटर रिलेशंस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट ऑन द लैंड कॉन्स्टिट्यूट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ठीक है, टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी में क्या आ रहा है, जो रिलेशनशिप है, किसके बीच में रिश्तेदारी दिखानी है हमें इसमें, ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट की, लैंड पर। मेन चीज क्या है, लैंड। ठीक है, लैंड पर कोई ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट के साथ में कैसे डील करता है, कैसे उसके रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, कैसे वो उस पर डिपेंडेंट है, कैसे न्यूट्रिएंट्स उसमें रिसाइकिल हो रहे हैं, कैसे उसकी एनर्जी उसको मिल रही है, ये सारा काम जो हो रहा है किस पर, लैंड पर, तब हम उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी। Due to variation in the topographic features of valleys, mountains and slopes, certain differences occurs. अब क्या सारे जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है वो एक से होंगे? द आंसर इज नो। सारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एक से नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हमारी जो लैंड है वो हमेशा एक सी नहीं है। कहीं पर हम देखते हैं कि वैलीज हैं, कहीं पर माउंटेन है, तो कहीं पर डेजर्ट है। जब चीज़ें अलग अलग हैं, जब डेजर्ट अलग है, माउंटेन अलग है, वैलीज अलग है, प्लेन एरिया अलग है, तो वहाँ की लाइफ भी तो अलग होगी ना। तो इसीलिए क्या होता है कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हमारे एक जैसे नहीं होते हैं। हर तरीके का जो आपकी जिस तरीके की लैंड फॉर्म होगी, उसी तरीके की वहाँ पर लाइफ स्टाइल भी होगी। These differences are reflected in both the material and biotic diversity. अब ये जो डिफरेंस हमारे लैंड में है, तो उसका डिफरेंस हमें दिखता है मटेरियल और बायोटिक डाइवर्सिटीज में भी दिखता है। Altitudinal and latitudinal variations cause shifts and differences in the climatic pattern. क्या ये बताने की जरूरत है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो हमने ज्योग्राफी में अच्छे से पढ़ा है कि कैसे हमारा जो लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड से क्लाइमेट अफेक्ट होता है। जैसे जैसे हम क्या करते हैं, लैटिट्यूड हमारे बदलते जाते हैं। जैसे कि हमने देखा इक्वेटर के पास में जो आपके लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है, तो इक्वेटर के पास में बहुत गर्मी होगी, सन हमारा पूरा सिर पर ही होता है, ठीक है, तो वहाँ पर गर्मी बहुत होगी, तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा, एकदम से हॉट होगा। ठीक है, वहीं पर अगर हम पोलर एरिया की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या सन की रेज पहुँचती ही नहीं है, तो वहाँ पर कैसा होगा, बर्फ जमा रहेगा, बहुत ठंडा होगा, राइट। तो ये क्या हुआ, हमारे लैटिट्यूड के चेंज की वजह से क्लाइमेट भी हमारा चेंज हुआ है। ऐसे ही एल्टीट्यूड की बात कर ले, अगर हम प्लेन एरिया में रह रहे हैं तो वहाँ पर अलग होगा, अगर कहीं पहाड़ों पर रहेंगे तो वहाँ का क्लाइमेट अलग होगा। जब क्लाइमेट चेंज होगा तो वहाँ की लाइफ स्टाइल भी चेंज होगी। ठीक है, ड्यू टू वेरिएड क्लाइमेट द प्लांट एंड एनिमल लाइफ existing in different terrestrial areas vary, which result in differentiation of ecosystems as segments within the large biosphere. अब क्या बोला गया है कि इतने ज़्यादा जो क्लाइमेट है, अलग अलग तरीके का उसमें हमें फीचर्स देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग क्लाइमेट मिल रहा है। तो जब उसमें चेंजेस हैं तो ऑब्वियसली जो वहाँ की प्लांट लाइफ है, एनिमल लाइफ है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होंगे। उनका जो लाइफ उनका जो सर्वाइव करने का पैटर्न है, उनका जो लाइफ को जीने का पैटर्न है, वो ऑब्वियस सी बात है, जब क्लाइमेट चेंज है, वहाँ की सारा सब कुछ सिस्टम ही पूरा चेंज है, पूरा वहाँ की लैंड फॉर्म चेंज है, तो वहाँ का उनका जो स्टाइल है वो भी चेंज होगा। और इस चेंज की वजह से ही क्या हो रहा है, एक बड़े से बायोस्फीयर में अलग अलग सेगमेंट हमें मिलते हैं, अलग अलग क्लाइमेट और वहाँ के एरिया के हिसाब से। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर्स ऑफ द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आर मॉइस्चर एंड टेम्परेचर। अब क्या चीज़ सबसे बड़ा कौन सा फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि किसी एरिया में टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैसा होगा?
दो फीचर्स हैं क्या, एक मॉइस्चर, दूसरा टेम्परेचर, कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ का मॉइस्चर कैसा है। यही वो फैक्टर्स हैं जो कि आपके डिसाइड करेंगे कि उस एरिया का जो आपका इकोसिस्टम है वो कैसा होगा। अब देखते हैं अपना पहले तरीके का इकोसिस्टम। इसमें हमने क्या करा है, हम पहली बात तो ये है कि हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पढ़ रहे हैं। उसमें भी कई तरीके के इकोसिस्टम होंगे, जैसे कि हमने अभी देखा कि क्लाइमेट की चेंज की वजह से, आपके लैटिट्यूड की चेंज की वजह से, ठीक है, वहाँ की लाइफ स्टाइल चेंज होगी तो अलग अलग इकोसिस्टम्स हमारे बनेंगे। तो इसमें पहला आपका इकोसिस्टम रहता है टुंड्रा का। टुंड्रा मीन्स अ बैरन लैंड सिंस दे आर फाउंड वेयर इन्वायरमेंटल कंडीशंस आर वेरी सीवियर। टुंड्रा क्या होता है, टुंड्रा का मतलब होता है बैरन लैंड, मतलब क्या है कि बंजर जमीन है। बंजर जमीन क्यों है, क्योंकि वो ऐसी कंडीशन में हमें मिलता है, ऐसी इन्वायरमेंटल कंडीशन होती है वहाँ पर जो कि बहुत ज़्यादा सीवियर होती हैं। मतलब क्या, इतनी ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पर कि हम वहाँ पर सर्वाइव भी नहीं कर सकते। इसीलिए क्या बोलते हैं हम उसको बैरन लैंड, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड होती है, इतना बर्फ ही है वहाँ पर, मिट्टी की जगह बर्फ मिल रहा है, तो क्या होगा कि वहाँ पर कोई भी प्लांट, कोई भी आपका वेजिटेशन ग्रो ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए वो लैंड कैसी हो जाती है, बैरन लैंड हो जाती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टुंड्रा। अब जो टुंड्रा की बात की है, तो टुंड्रा कितने तरीके के हैं, 2 तरीके के टुंड्रा होते हैं। एक होता है आर्कटिक टुंड्रा, दूसरा होता है अल्पाइन टुंड्रा। अब बात यह है कि टुंड्रा तो टुंड्रा होता है, लेकिन ये 2 तरीके क्यों है, आर्कटिक कैसा है, अल्पाइन कैसा है, तो इसको हम अभी समझेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन पहले देखते हैं कि आखिर ये टुंड्रा मिलता कहाँ है। आर्कटिक टुंड्रा कहाँ मिलता है, तो आर्कटिक टुंड्रा मिलता है कहाँ, आर्कटिक टुंड्रा एक्सटेंड्स एज अ कंटिन्यूअस बेल्ट बिलो द पोलर आइस कैप एंड अबव द ट्री लाइन इन द नदर्न हेमिस्फीयर। अब अगर आपने यहाँ पर थोड़ी सी ज्योग्राफी अपनी लगाई तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ रखी है तो फिर इसको समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी समझ लो। क्या बोला गया है कि आर्कटिक टुंड्रा जो है वो एक कंटिन्यूअस बेल्ट है, जो कि हमें कहाँ मिलती है, पोलर रीजन जो है हमारा नदर्न हेमिस्फीयर में, उसकी आइस कैप से नीचे और जो ट्री लाइन है उससे ऊपर, इस एरिया में हमें मिलता है टुंड्रा। ट्री लाइन क्या होती है कि जहाँ से आपको पेड़ जो है वो उगते हुए नजर आएंगे, मतलब जहाँ पर पेड़ मिल रहे हैं उस एरिया से और ऊपर, ठीक है। और पोलर आइस कैप, जो आइस कैप है, आइस कैप मीन्स क्या कि वहां पर तो कुछ भी नहीं होने वाला है, सिर्फ आइस आइस है, तो उससे थोड़ा नीचे जो बीच का एरिया मिलता है वो वहां पर हमें मिलता है क्या, टुंड्रा। कौन सा, आर्कटिक टुंड्रा, ठीक है। कहाँ मिल रहा है, नदर्न हेमिस्फीयर में मिल रहा है। अब ये अगर हम कंट्रीज का नाम लेकर कहें तो ये कहाँ मिलेगा, तो ये नदर्न एरिया में मिलेगा, कनाडा के, अलास्का के, यूरोपियन रशिया के, साइबेरिया के और आर्कटिक ओशन के कुछ आइलैंड्स पे, ठीक है। साउथ पोल में मिलता है क्या, तो हाँ मिलता है, लेकिन बहुत छोटा सा मात्रा में मिलता है, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारा साउथ है, ठीक है, साउथ हेमिस्फीयर है वो ओशन से कवर्ड है, ठीक, इसीलिए कुछ ही एरिया में मिलता है। उसके बाद बात करते हैं अल्पाइन टुंड्रा की। तो अल्पाइन टुंड्रा हमें मिलता है ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर, ठीक है। अल्पाइन टुंड्रा अकर्स एट हाई माउंटेन्स अबव द विद respect to Arctic mountains are found at all latitudes. Therefore, alpine tundra shows day and night temperature variations. Alpine tundra है वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर मिलते हैं, ठीक है। आर्टिक माउंटेन्स जो हैं उनके अगर रेस्पेक्ट में बात करें तो माउंटेन्स क्योंकि हर लैटिट्यूड में मिलते हैं। अगर हम आर्कटिक की बात करें तो आर्कटिक तो हमें मिल रहा है कहाँ पर, पोलर एरियाज में, कनाडा में मिल रहा है, ठीक है। लेकिन जो अल्पाइन है, अल्पाइन आपको हर लैटिट्यूड में मिल जाएगा, चाहे वो इक्वेटर आप बात करें तो आपके इक्वेटर के पास में भी अल्पाइन मिल सकता है और मिल सकता है वो पोलर रीजन पे भी। तो अल्पाइन क्या है, हर लैटिट्यूड पे मिल सकता है। शर्त क्या है कि पहाड़ जो है वो बहुत ऊंचे होने चाहिए, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, डे और नाइट टेम्परेचर का वेरिएशन भी रहता है। अल्पाइन में क्या होता है कि जो है दिन का टेम्परेचर अलग होगा और रात का टेम्परेचर अलग होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अलग अलग लैटिट्यूड्स में मिल रहा है, हाई माउंटेन से मिल रहा है, यहाँ पर सन आएगा भी सन जाएगा भी, तो फिर टेम्परेचर अलग अलग हो जाएगा। लेकिन बात करें आर्कटिक की, वो मिलता है पोलर एरिया में, वहाँ पर सन आता ही नहीं है, तो टेम्परेचर वेरिएशन भी नहीं मिलता है। अब यहाँ पर बात करें जो मेन, वो ये है, मेन मुद्दा आकर यहाँ पर रुकता है कि भाई टुंड्रा में क्या क्या मिलता है, कौन कौन से हमें प्लांट्स ट्रीज मिलेंगे, कौन कौन से हमें जानवर मिलेंगे, क्या मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे, चलो देखते हैं।
तो पहली बात फ्लोरा एंड फौना देखते हैं। फ्लोरा में बात करें, मतलब फ्लोरा मीन्स क्या होता है, आपके जो प्लांट है, ठीक है, ट्री है, वो फ्लोरा में आते हैं। फौना में एनिमल लाइफ आती है। सबसे पहले देखते हैं फ्लोरा। फ्लोरा में क्या क्या मिलता है। टिपिकल वेजिटेशन ऑफ आर्कटिक टुंड्रा। आर्कटिक टुंड्रा में क्या मिलेगा, कॉटन ग्रास, सेजेस, डार्फ हीथ, विलोज, वर्चिस, लाइकेंस, ये मिलेंगे हमें यहाँ पर। लेकिन एनिमल्स कौन से मिलते हैं, फौना कौन से मिलते हैं, तो मिलते हैं रेनडियर, मस्क ऑक्स, ठीक है, आर्कटिक हेयर, कैरिबस, लैमिंग्स, स्क्वेरल। मोस्ट ऑफ देम हैव लॉन्ग लाइफ। अब जो यहाँ पर जो भी आपके एनिमल्स मिल रहे हैं, जो भी वेजिटेशन मिल रहा है, उनकी लाइफ बहुत लॉन्ग होती है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखें तो आर्कटिक विलो है, वो 150 से 300 साल तक रहता है, ठीक है। दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम चिलनेस बाय द प्रेजेंस ऑफ थिक क्यूटिकल एंड एपिडर्मल हेयर। अब बात ये की जाए कि इतनी ठंड में ये रहते हैं, ये जो आपके एनिमल्स हो गए या प्लांट्स हो, दोनों ही इतनी ज़्यादा ठंडे मौसम में रह रहे हैं, इतने ठंडे क्लाइमेट में रह रहे हैं, और इतनी लंबी इनकी एज भी है, ठीक है, 150 से 300 साल तक जिंदा भी रह रहे हैं। तो ऐसा कैसे कर पा रहे हैं ये खुद को इतनी ज़्यादा सर्दी से बचाते हैं नेचुरली। कैसे, क्योंकि इनकी जो बॉडी है उस पर काफ़ी ज़्यादा हेयर्स मिलते हैं, और साथ ही साथ में इनका जो क्यूटिकल है वो काफ़ी ज़्यादा थिक होता है, ठीक है। इसकी वजह से इनके अंदर जो है गर्मी बनी रहती है, और इतनी ठंड में भी खुद को सरवाइव कर पाते हैं। मैमल्स ऑफ द टुंड्रा रीजन हैव लार्ज बॉडी साइज। अब बात करें अगर हम एनिमल्स की, तो वो कैसे रहते हैं, तो उनकी बॉडी साइज बहुत बड़ा होता है, उनकी पूंछ छोटी सी होती है और कान भी उनके छोटे होते हैं, जिससे कि जो बॉडी की हीट है वो ज़्यादा उसका लॉस नहीं होता है, वो ज़्यादा लूज नहीं होती है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी अंदर से गर्म रहती है। बॉडी इज कवर्ड विथ फर फॉर इंसुलेशन, और साथ ही साथ में पूरी बॉडी पे बहुत ज़्यादा फर होते हैं, जिसकी वजह से वो ठंड में भी सरवाइव कर पाते हैं। बात करें इंसेक्ट्स की, तो इंसेक्ट्स की जो लाइफ साइकिल है वो काफ़ी छोटी होती है, जो कि फेवरेबल पीरियड होता है ईयर का, उसी में कंप्लीट हो जाती है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम, नेक्स्ट जो हमें बात करनी है वो बात करनी है फॉरेस्ट की, ठीक है। टुंड्रा की तो हम बात कर चुके, अब बात करेंगे कि आखिर फॉरेस्ट इकोसिस्टम कैसा है, कि फॉरेस्ट कितनी तरीके के मिलते हैं, कौन सा कहाँ मिलता है, ये सब हम अब इसमें देखने वाले हैं। द फॉरेस्ट इकोसिस्टम इंक्लूड्स अ कॉम्प्लेक्स असेंबलीज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ बायोटिक कम्युनिटी। अगर हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करें तो क्या फॉरेस्ट का नाम सुनते ही कई सारे पेड़ और कई सारे जानवर दिमाग में नहीं आ रहे हैं? क्या आपके सामने एक ऐसी इमेज नहीं क्रिएट हो रही है जिसमें कई सारे जानवर हैं, कई सारे पेड़ हैं, अलग अलग तरीके के पेड़ हैं, ठीक है। ऐसी ही इमेज क्रिएट होती है जब भी हम फॉरेस्ट का नाम लेते हैं। तो वही इमेज यहाँ पर हमें लानी भी है। क्या बोला गया है कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम में क्या है कि कई सारी तरीके की जो बायोटिक कम्युनिटीज़ है वो सब आकर इकट्ठी हो जाती हैं, तब एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम बनता है। उसमें अलग अलग जानवर, अलग अलग कीड़े मकोड़े और अलग अलग पेड़ पौधे भी मिलते हैं। ऑप्टिमम कंडीशंस सच एज टेम्परेचर एंड ग्राउंड मॉइस्चर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेस्ट कम्युनिटीज। अब ये फॉरेस्ट कैसे बनेगा, कितना रिच होगा कोई फॉरेस्ट, किसी भी फॉरेस्ट में कितनी ज़्यादा वैरायटी हमें मिलेगी, कितनी ज़्यादा वहाँ पर आपके ट्रीज मिलेंगे, कितने तरीके के मिलेंगे, ये सब डिपेंड करते हैं किस पर, कि वहाँ पर टेम्परेचर कैसा है, वहाँ पर मॉइस्चर कैसा है। जैसे कि हम पहले ये पढ़ चुके हैं कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में दो फैक्टर हैं, वो ही सब कुछ डिसाइड कर देंगे। कौन से फैक्टर थे? वो फैक्टर थे मॉइस्चर और आपका टेम्परेचर। वही यहाँ पर भी बात की जा रही है कि कोई फॉरेस्ट कितना रिच होगा, वहाँ पर कितनी वैरायटी मिलेगी, वो डिपेंड करता है कि उस एरिया में टेम्परेचर कैसा है, मॉइस्चर कैसा है। अगर टेम्परेचर उनका ऐसा है कि जहाँ पर आपके सब कुछ सरवाइव कर सकता है, हर तरीके के प्लांट ग्रो हो सकते हैं, तो वो ऑब्वियस सी बात है जब उन्हें ऐसा टेम्परेचर मिल रहा है जिसमें वो ग्रो कर सकते हैं, तो वो ग्रो करेंगे ही करेंगे, तो वहाँ पर वैरायटी मिलेगी ही मिलेगी। अब सपोज करो वहाँ का टेम्परेचर ऐसा है कि वहाँ पर कोई सरवाइव कर ही नहीं सकता, बहुत ज़्यादा गर्मी है, कोई भी जानवर कोई वहाँ पर रह ही नहीं पा रहा है, इतनी गर्मी है, सब मर जा रहे हैं। जब सब मर जा रहे हैं तो वहाँ पर वैरायटी मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी, कोई सरवाइव कर ही नहीं पा रहा है। अब टेम्परेचर ऐसा है कि उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, तो फिर क्या होगा,
ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर वैरायटी हमें मिलेंगी। सेम अप्लाइज विद द मॉइस्चर टू, ठीक है। मॉइस्चर जितना होगा अच्छे से मॉइस्चर होगा। अब बहुत मॉइस्चर है तब भी अच्छा नहीं है, बहुत कम मॉइस्चर है तब भी अच्छा नहीं है। अगर ऑप्टिमम मॉइस्चर है तो हमारे प्लांट्स ग्रो करेंगे, एनिमल्स भी सर्वाइव कर पाएंगे। द नेचर ऑफ सॉइल, climate and local topography determine the distribution of trees and their abundance in the forest vegetation. अब किस तरीके की मिट्टी मिल रही है, क्योंकि देखो फॉरेस्ट किस चीज़ से आपको जानने को मिलते हैं, वहाँ पर उसके आपके कितने तरीके के वहाँ पर प्लांट्स हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्लांट्स, बहुत ज़्यादा ट्रीज, इसी से फॉरेस्ट बनते हैं। अब ट्रीज हो या प्लांट्स हो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ उनके लिए क्या है, मिट्टी चाहिए भाई। कहाँ पर ग्रो होंगे, हवा में तो नहीं लटक जाएंगे, उनको चाहिए मिट्टी, मिट्टी में तो ग्रो होंगे, चाहे वो ट्रीज हो चाहे वो प्लांट्स हो। उनको चाहिए पानी, उनको चाहिए धूप, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि डिटरमाइन करती हैं कि हाँ भैया फॉरेस्ट कैसा होगा। हम बात कर चुके हैं टेम्परेचर की, हम बात कर चुके हैं मॉइस्चर की, लेकिन क्या हमने मिट्टी की बात की? नहीं, मिट्टी को तो हम भूल गए। लेकिन मिट्टी की भी बात हमें करनी पड़ेगी कि किस तरीके की मिट्टी है। अगर बिल्कुल बंजर मिट्टी है, वहाँ पर कुछ ग्रो नहीं हो सकता उस मिट्टी में, तो वहाँ पर आप क्या फॉरेस्ट बना सकते हो? बिल्कुल नहीं बना सकते। मिट्टी भी ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर प्लांट्स ग्रो कर सके, राइट। देन क्लाइमेट कैसा है, उसके बाद में वहाँ की टोपोग्राफी कैसे, हिली एरिया है कि डेजर्ट है कि प्लेन एरिया है, ये सभी डिटरमाइन करता है कि वहाँ पर ट्री कैसे मिलेंगे, कितने ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है, फॉरेस्ट में। अब बात करें फॉरेस्ट की, तो फॉरेस्ट हो सकता है कि एवरग्रीन हो सकता है डेसिडियस हो। अब भाई एवरग्रीन क्या होता है, डेसिडियस क्या होता है, तो समझ लो क्या होता है। देखो एवरग्रीन नाम से ही पता चल रहा है कि हर मौसम में, हर टाइम, पूरी साल उस पर पत्तियां रहेंगी, ठीक है, वो हरा भरा रहेगा। वहीं पर दूसरी ओर अगर हम बात करें डेसिडियस की, तो डेसिडियस वो प्लांट्स और वो ट्रीज होते हैं जो कि एक सीजन पर आने पर अपने सारे पत्ते उसके झड़ जाते हैं, ठीक है। पत्ते सूखते हैं और वो झड़ जाते हैं और बिना पत्तों के वो ट्री ऐसे ही खड़ा रहता है। फिर क्या होता है, एक सीजन आता है और उसके बाद में उसमें फिर से पत्ते आ जाते हैं, तो वो होता है डेसिडियस। They are distinguished on the basis of leaf into broad-leaved or needle-leaved coniferous forest in the case of temperate areas. अब टेम्परेट एरियाज जो हैं, ठीक है, टेम्परेट एरियाज कौन से होते हैं, जहाँ पर ठंडा मौसम होता है, ठीक है। अब जैसे हमने अगर ज्योग्राफी को फिर से दिमाग में लिया, तो वहाँ पर क्या होता है, इक्वेटर होता है, उसके बाद में ट्रॉपिक्स आते हैं, उसके ऊपर टेम्परेट होता है, उसके ऊपर क्या होता है, पोलर एरिया होता है, ठीक है। इमेज बनाओ आंखें बंद करके, आपको सब याद आ जाएगा, क्योंकि ज्योग्राफी तो पढ़ रखी है, राइट। तो जो टेम्परेट एरिया है वहां पर जो फॉरेस्ट मिलेंगे वो मिलेंगे कॉनिफेरस, ठीक है। अब कॉनिफेरस क्या होता है वो हम आगे की स्लाइड में भी पढ़ने ही वाले हैं। फिलहाल तो इतना याद रखना है कि कॉनिफेरस फॉरेस्ट मिलते हैं, ठीक है। अब ये कॉनिफेरस हो सकता है कि ब्रॉड लीफ्ड हो या फिर नीडल लीफ्ड हो, तो ये किस तरीके से मिलेंगे ये हम आगे देखेंगे कहाँ पर कौन से मिल रहे हैं, ठीक है। अब फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, मेनली वो कितने तरीके में हमने डिवाइड कर रखा है। अभी तो देखो, अभी आगे तो हम 16 तरीके के पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर मेनली जो आपके ब्रॉडली कहते हैं ना, वो कितने तरीके की हैं, तो वो मिलते हैं हमें 3 तरीके के, ठीक है। कौन कौन से होते हैं भाई, तो पहला होता है कॉनिफेरस फॉरेस्ट, दूसरा टेम्परेट फॉरेस्ट और तीसरा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। All these forest biomes are generally arranged on a gradient from north to south latitude और from high to lower altitude. अब ये किस तरीके के फॉरेस्ट हैं, ये जो फॉरेस्ट हैं ये हमें नॉर्थ से जब हम साउथ की तरफ चलते जाएंगे तो इस तरीके के फॉरेस्ट मिलते जाएंगे। सबसे ऊपर कॉनिफेरस मिलेंगे, फिर टेम्परेट फॉरेस्ट मिलेंगे और उसके बाद में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट की। कॉनिफेरस फॉरेस्ट जिसको हम बोरियल फॉरेस्ट भी बोलते हैं, कैसे होते हैं तो आप इमेज में देख सकते हो कितने लंबे लंबे ट्रीज हैं, यही होते हैं आपके कॉनिफेरस फॉरेस्ट। कोल्ड रीजन्स विथ हाई रेनफॉल, स्ट्रॉन्ग सीजनल क्लाइमेट्स with long winters and short summers are characterized by boreal coniferous forest. अब यहाँ से बात आती है कि भाई इसको याद कैसे करना है, तो देखो आपको क्या करना है, इमेज देखनी है, फिर समझ में आएगा कि कैसे मिलेंगे फॉरेस्ट, ठीक है, और पढ़ना है, बस वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट जैसे दिमाग लगाओ, कॉनिफेरस फॉरेस्ट बोला गया है, ठंडों में मिलते हैं, ठंड कहाँ मिलती है, पहाड़ों पर मिलती है,
तो कहाँ का देखो, कोल्ड रीजन्स। पहली चीज यहाँ से पकड़ो क्या कि ठंडे रीजन्स है, ऐसे एरिया जहाँ पर क्या है ठंड है, ठीक। दूसरी चीज हैवी रेनफॉल, यहाँ पर क्या होता है ठंड तो है ही है, साथ में बारिश भी बहुत होती है, ठीक है। उसके बाद में स्ट्रॉन्ग सीजनल क्लाइमेट्स। अब जो यहाँ के क्लाइमेट है, सीजन, यहाँ पर सीजन कैसा है कि ज़्यादा टाइम तक विंटर रहती है, कुछ समय के लिए समर होती है। इतना चीज़ हमें याद रखनी है, 4 चीज़ें याद रखनी है। क्या रीजन कैसा है, ठंडा, ठीक, ठंड है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठंड बहुत ज़्यादा दिनों तक पड़ती है, और गर्मी कुछ समय के लिए होती है। तो ऐसे एरिया में हमें मिलते हैं कॉनीफेरस फॉरेस्ट, ठीक। उसके बाद में दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय एवरग्रीन प्लांट स्पीसीज। दूसरी चीज याद क्या रखनी, क्या यहाँ पर हमें डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेंगे, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर मिलेंगे हमें एवरग्रीन। अब इसमें कौन कौन से मिलते हैं ये भी याद रखना है, जैसे कि स्प्रूस, पाइन, फिर, ठीक है, स्प्रूस, पाइन, फिर। 3 चीजें याद रखनी है। पहली चीज कि यहाँ पर क्या मिलेंगे, एवरग्रीन प्लांट्स मिलेंगे। कौन कौन से मिलते हैं भाई, तो मिलते हैं स्प्रूस, पाइन और फिर। क्या एनिमल्स भी मिलते हैं, जी हाँ, यहाँ पर एनिमल्स भी मिलते हैं। कौन कौन से, लिंक्स, वुल्फ, वेयर, रेड फॉक्स, पर्क्यूपाइन, स्क्वेरल, एम्फीबियंस जैसे कि हाइला, राना, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ लो, कौन कौन से एनिमल्स मिलते हैं, लिंक्स, वुल्फ, बियर, रेड फॉक्स, पर्क्यूपाइन, स्क्वेरल और एम्फीबियंस जैसे कि हाइला, राना, ठीक, याद होगा। उसके बाद बात करें तो बोरियल फॉरेस्ट सॉइल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय थिन पोडजोल्स एंड आर रादर पोर। अब क्वेश्चन आ सकता है कि जो बोरियल फॉरेस्ट है, जो कॉनीफेरस फॉरेस्ट है, यहाँ की मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा हाईली फर्टाइल है। तो क्या आंसर सही होगा, बिल्कुल नहीं, स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी जो होती है वो बेकार होती है, ठीक है। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर जो रॉक्स हैं, रॉक्स ठंडे मौसम है, कोल्ड एरिया है ना, तो ठंडे मौसम में उसका क्या होगा, वेदरिंग बहुत धीरे धीरे होगी। जब वेदरिंग धीरे होगी, रॉक्स टूट ही नहीं रहे, तो मिट्टी कहाँ से बनेगी। दूसरी चीज़ कि जो यहाँ के जो आपका ह्यूमस है वो नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर जो पत्ते हैं वो कैसे, कॉनीफेरस के पत्ते कैसे होते हैं, कोन जैसे, मतलब कि उसके नीडल जैसे पत्ते होते हैं। तो ज़्यादा पत्ते हैं नहीं, नीडल जैसे, तो बहुत कम ह्यूमस निकलता है, फिर वो डिकम्पोज भी धीरे धीरे होते हैं। तो इससे क्या होता है कि ह्यूमस कम हो पाता है। ह्यूमस कम होगा तो मिट्टी फर्टाइल होगी ही नहीं। रीजन समझ में आ गया क्यों नहीं होती है, क्योंकि पहली बात जो आपकी वेदरिंग है वो धीरे धीरे होती है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ह्यूमस कम होता है। ह्यूमस कम क्यों होता है, क्योंकि पत्ते बहुत छोटे छोटे से होते हैं, नीडल शेप्ड होते हैं, तो यहाँ से ह्यूमस कम आता है, और ऊपर से उनका भी डिकम्पोजिशन धीरे धीरे होता है। दीज सॉइल्स आर एसिडिक। अब यहाँ पर क्या है, दूसरा आपका स्टेटमेंट बन सकता है कि ये जो मिट्टी है, ठीक है, कॉनीफेरस फॉरेस्ट की, वो आपकी बेसिक है, ठीक है, और हाईली मिनरल कंटेंट है इसमें, ठीक है, हाई मिनरल कंटेंट है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल नहीं सही है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी होती है आपकी एसिडिक, और साथ ही साथ में मिनरल डेफिशिएंट, यहाँ पर मिनरल नहीं मिलते हैं। इस वहम में मत रहना कि भाई पहाड़ों पर मिल रही है तो बहुत ज़्यादा मिनरल्स मिलेंगे, पहाड़ों पर है लेकिन मिनरल्स नहीं है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि दिस इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल। मिट्टी से क्या होता है, बहुत ज़्यादा पानी बहता है, देखो पहाड़ों से सारी नदियाँ आ रही हैं, राइट, तो क्या है, बहुत ज़्यादा पानी यहाँ से बहता है मिट्टी से। इससे क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो नहीं रहा है सिग्निफिकेंट, तो इसेंशियल सॉल्युबल न्यूट्रिएंट जैसे कैल्शियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, वो क्या होता है मिट्टी से धुलते हुए चला जाता है, तो मिट्टी में वो जो आपका न्यूट्रिएंट है वो बचता ही नहीं है, वो पानी के साथ में बह जाता है, लीचिंग हो जाती है उसकी। दिस प्रोसेस लीव्स नो अल्कलाइन ओरिएंटेशंस टू एनकाउंटर द ऑर्गेनिक एसिड्स। अब क्या होता है, यहाँ पर अल्कली बचती नहीं है और कूड़ा करकट भी बचता नहीं है, सब पानी के साथ बह जाता है, इसीलिए यहाँ की मिट्टी एसिडिक होती है और मिनरल डेफिशिएंट होती है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट तरीके की फॉरेस्ट की, और वो है टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट।
पीछे जो आपको इमेज दिख रही है वो इसी की है, लेकिन इस टाइम पर अब आप ये मत बोलना कि ये पीले पत्ते नहीं है, कि पत्ते झड़े हुए नहीं हैं, क्योंकि हमने जैसे कि पता ही है कि डेसिडियस फॉरेस्ट जो हैं वो एक टाइम पर उनमें पत्ते होते हैं, दूसरे सीजन में पत्ते झड़ जाते हैं। तो ये उस टाइम का पिक है जब इनके ऊपर पत्ते हैं। ठीक है, फिलहाल चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। द टेम्परेट फॉरेस्ट आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ मॉडरेट क्लाइमेट and broad leaf deciduous trees which shed their leaves in fall are wear over winter and grow new foliage in the spring। देखो टेम्परेट फॉरेस्ट जो हैं इनका क्लाइमेट कैसा होता है, वही इनका क्लाइमेट होता है मॉडरेट। ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होता है, मॉडरेट होता है। ठीक, दूसरी चीज़ जैसे कि हमने पहले देखा कॉनिफेरस में कि जो उनके पत्ते थे वो नीडल शेप्ड थे। ठीक है, और बहुत पतले पतले थे। ये इसके पत्ते कैसे होते हैं, ब्रॉड होते हैं। ठीक है, चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या है, इसका फीचर भाई ये है कि जैसे ही सर्दी आती हैं सारे पत्ते झड़ जाते हैं, और नई जब समर आने वाली होती है, स्प्रिंग आती है, तो नए पत्ते आ जाते हैं। ये इसका फीचर है। ठीक, प्रिसिपिटेशन भाई बारिश कैसे होती है यहाँ पर, तो पूरी साल बारिश यूनिफॉर्म होती है, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी होगी लेकिन पूरी साल होती है। सॉइल्स ऑफ टेम्परेट फॉरेस्ट जो होती हैं पोर्टोलिक होती है और फेयरली डीप होती है। अब जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, सेंस लगाने की चीज़ है, रटने की चीज़ है ही नहीं। क्यों, देखो पिछले वाले में हमने देखा था कि वहाँ के पत्ते कम थे। ठीक है, पत्ते कम थे, जब वो नीचे गिर रहे थे तो उनका डिकम्पोजिशन भी धीरे धीरे हो रहा था, इसीलिए वो मिट्टी थी खराब। ठीक है, मिट्टी फर्टाइल नहीं थी। यहाँ पर अब हम जैसे कि पहली लाइन में हमने पढ़ लिया भाई कि बारिश हो रही है अच्छी खासी, पूरी साल हो रही है, और दूसरी चीज़ कि ये अपने एक सीजन में सारे पत्ते इनके झड़ जाते हैं। जब पत्ते झड़ जाते हैं तो वही पत्ते जाते कहाँ हैं, आसमान में तोड़ नहीं जाते, इवेपोरेट तो होते नहीं है, वो गिरते हैं ज़मीन पर, मिट्टी में गिरते हैं। फिर क्या होगा, यहाँ का मौसम भी इतना ठंडा नहीं है कि डिकम्पोजिशन ना हो, डिकम्पोजिशन भी होता है। जब डिकम्पोजिशन हो रहा है और आराम से पत्ते गिर रहे हैं तो क्या होगा, वो ह्यूमस बनेगा। अब जब इतना ज़्यादा ह्यूमस बन जाएगा तो ऑब्वियसली मिट्टी जो है वो फर्टाइल हो जाएगी, इसीलिए यहाँ की मिट्टी बहुत डीप होती है और फर्टाइल होती है। अब बात करते हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट की। अब नाम से जैसे कि पता चल रहा है, टेम्परेट मीन्स ऐसे एरिया में मिलेंगे जहाँ पर ज़्यादा ठंड भी नहीं है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है। फिर एवरग्रीन मीन्स कि पूरी साल इसमें पत्ते रहेंगे, हरे भरे रहेंगे। फॉरेस्ट तो फॉरेस्ट है ही। कैसे होते हैं भाई, तो होते हैं जैसे कि इमेज में हम देख सकते हैं, पीछे इसकी इमेज लगी हुई है, कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। यही है हमारे टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसके बारे में कुछ और पढ़ लें तो हाँ पढ़ लेते हैं। पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड दैट हैव मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट आर कैरेक्टराइज्ड बाय वार्म ड्राई समर्स एंड कूल मॉइस्ट विंटर्स। फिर से ज्योग्राफी को दिमाग में ले आओ, ज्योग्राफी तो लानी पड़ेगी। तो ज्योग्राफी में हमने पढ़े हैं ना क्लाइमेट्स, अलग अलग तरीके के क्लाइमेट्स होते हैं, चाइना टाइप, ब्रिटिश टाइप। तो ऐसे ही एक क्लाइमेट हमने पढ़ा था मेडिटेरियन टाइप। उसका फीचर आपको याद है ना कि ठंडों में बारिश होती है, और किसी भी क्लाइमेट में ऐसा नहीं होता कि ठंड में बारिश हो रही है, लेकिन मेडिटेरियन में होता है। तो वही जो मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है, तो जहाँ जहाँ मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलेगा वहीं वहीं ये टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट भी मिलेंगे। ठीक है, तो दुनिया के ऐसे हिस्से जहाँ पर मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, वहाँ पर क्या होता है कि जो समर है, समर तो गर्म होती है भाई, और समर में बारिश भी नहीं होती। तो भाई बारिश नहीं होती है क्या, पूरी साल होती है। कब होती है, विंटर्स में होती है। ठंडी विंटर्स में तो ठंड होती ही होती है, साथ में बारिश भी होती है। ठीक, अब यहाँ पर क्या होता है, दीज आर कॉमनली इनहेबिटेड बाय लो ब्रॉड लीव्ड एवरग्रीन ट्रीज। यहाँ पर ब्रॉड लीव्ड मतलब पत्ते कैसे होते हैं, चौड़े चौड़े होते हैं और एवरग्रीन है। ठीक है, वो ट्रीज यहाँ मिलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसमें एक मेन फीचर है जो आपको याद रखना है कि यहाँ पर फायर जो है, आग फॉरेस्ट में लग जाती है, बहुत फ्रीक्वेंटली आग लग जाती है। ठीक है, फायर इज एन इम्पॉर्टेंट hazardous factor in this ecosystem and the adaptation of the plant enable them to regenerate quickly after being burned। अब यहाँ का मेन फीचर क्या है भैया, यहाँ पर कभी भी जंगलों में आग लग जाती है, लेकिन यहाँ के प्लांट ये बड़े ढीठ हैं। क्यों,
क्योंकि जैसे ये आग लगती है ये जल जाते हैं, लेकिन उसके बाद में फिर से ये ग्रो कर जाते हैं, फिर से खुद को जो जला वाला होता है ना उनका जितना भी पार्ट जला है उसको फिर से रीजनरेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप बताओ कौन सी वर्ड ऐसी है जो खुद को अपनी जो एशेस है उससे खुद को फिर से सरवाइव कर पाती थी। ऐसी होती भी है कि नहीं होती है? होती है तो कौन सी? आई नो कि आप सबको पता है, तो फिर बताओ वो कौन सी वर्ड है। अब फिर से बात करते हैं एक और टेम्परेट फॉरेस्ट की। ये कौन से फॉरेस्ट है? ये है आपके टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। नाम से इसमें भी पता चल रहा है, देखो अपना नाम है ना उसी में ये सब अपना काम बता देते हैं। टेम्परेट मीन्स कि ऐसे एरिया में मिलेंगे जहाँ पर ठंड भी नहीं है और गर्मी भी नहीं है, मीडियम रेंज है। ठीक है, फिर रेन, ऐसे फॉरेस्ट जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेन होगी, भाई पूरी साल रेन होती रहेगी, तो ऐसे फॉरेस्ट कौन से हैं? पहली बात तो इसकी पहले फोटो देखो, बैकग्राउंड में कितनी ब्यूटीफुल फोटो है, तो इतने ब्यूटीफुल ये फॉरेस्ट होते हैं। ठीक, देख लिया कितने अच्छे लग रहे हैं। अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं। The temperate rainforest exhibit a marked seasonality with regard to temperature and rainfall। भैया टेम्परेचर को लेकर और रेनफॉल को लेकर ये बहुत अच्छी खासी सीजनैलिटी दिखाते हैं। कैसे? यहाँ पर रेनफॉल बहुत हाई होती है और कभी कभी क्या होता है कि फॉग भी बहुत हैवी होता है। मतलब हम लोगों ने देखा है ना, कोई ऐसे हम लोग जो है हॉरर मूवी देख लेते हैं तो किसमें उसमें होता है ना कि रात में बहुत अंधेरा सा एक जंगल होता है और उसमें बहुत ज़्यादा फॉग होता है, आगे का कुछ नहीं दिखता। वैसा ही ये फॉरेस्ट है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि बहुत बारिश होती है और साथ ही साथ में जो फॉग है वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है। ठीक, इट इज़ द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर देन रेनफॉल इट्सेल्फ। और जो फॉग है वो इसमें मेन सोर्स है पानी का। बारिश तो है ही भाई, बारिश हो रही है वो तो है ही है, उसके ज़्यादा पानी इसको कहाँ से मिल रहा है? फॉग से मिल रहा है इन फॉरेस्ट में। ठीक, द बायोटिक डाइवर्सिटी ऑफ टेम्परेट रेन फॉरेस्ट इज हाई एज कम्पेयर टू अदर टेम्परेट फॉरेस्ट। जितने हमने अलग अलग तरीके के टेम्परेट फॉरेस्ट देखे, जैसे डेसिडियस देखा, फिर हमने देखा एवरग्रीन, अब हम देख रहे हैं रेन फॉरेस्ट, तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो आपको वैरायटी मिलेगी, बायोडाइवर्सिटी मिलेगी, वो सबसे ज़्यादा मिलती है टेम्परेट रेन फॉरेस्ट में। However, the diversity of plant and animal is much low as compared to tropical। लेकिन भाई ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट तो भाई किंग है ही, उसकी तो कुछ कंपैरिजन है ही नहीं। यहाँ पर क्या है, टेम्परेट में जितने भी फॉरेस्ट हैं उनमें सबसे ज़्यादा इसमें वैरायटी मिलेगी। लेकिन अगर बात ट्रॉपिकल की करें, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की, तो उससे तो इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, उसमें तो सबसे ज़्यादा वैरायटी मिलती ही मिलती है। अब हमने टेम्परेट के तो सारे वेरिएशंस देख लिए कि भैया टेम्परेट एवरग्रीन, टेम्परेट डेसिडियस, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। टेम्परेट तो देख लिए, लेकिन क्या उतने ही थे? नहीं, उसमें हमने देखा था कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी थे, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी थे। कॉनिफेरस देख लिए हैं, टेम्परेट देख लिए हैं, अब देखेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या, अभी ट्रॉपिकल की रेंज चलेगी, इसमें कई तरीके के फॉरेस्ट मिलेंगे। फिलहाल देखेंगे रेन फॉरेस्ट। ठीक है, नाम से पता चल रहा है ट्रॉपिकल मीन्स ऐसे एरिया में जहाँ पर भैया ट्रॉपिकल लैटिट्यूड आपने देखे हैं ना, इक्वेटर के आसपास का एरिया होता है वो ट्रॉपिकल होता है, तो यहाँ पर कैसा होगा भैया, बहुत गर्मी होगी। ठीक है, दूसरी चीज़ रेन है तो मतलब पूरी साल खूब झमाझम बारिश होती रहेगी, ऐसे फॉरेस्ट है ये। अब देख लेते हैं, नाम से सिर्फ नाम से थोड़ा ना काम चलेगा, और भी इसकी फीचर्स होंगे, उसको अब यहाँ पर देखेंगे। क्या बोला गया है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अकर नियर द इक्वेटर। जैसे कि हम भैया ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं, हमें मालूम है कि हमारे इक्वेटर के आसपास का एरिया ट्रॉपिकल एरिया कहलाता है, तो यही बोला गया है कि इक्वेटर के पास में ये फॉरेस्ट मिलेंगे। लेकिन ये फॉरेस्ट कैसे दिखते हैं को बताने की जरूरत है, पीछे दिख तो रहे हैं, है ना, तो बैकग्राउंड में हमें दिख रहे हैं कितने ब्यूटीफुल से ये फॉरेस्ट है, हरे हरे, तो ये मतलब कितने अच्छे लग रहे हैं, बस इतना समझ लो, है ना। तो ये फॉरेस्ट है हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इक्वेटर के पास मिल रहे हैं। Next, tropical rainforests are among the most diverse and rich community on the earth। भैया अर्थ पर सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर हमें वैरायटी मिल जाएगी, सबसे ज़्यादा कहीं पर बायोडाइवर्सिटी मिल जाएगी, तो वो मिलती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ओके, बोथ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी रिमेन हाई एंड मोर और लेस यूनिफॉर्म। यहाँ पर टेम्परेचर भी ज़्यादा है, साथ ही साथ ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है। और ऐसा नहीं है कि भैया आज ज़्यादा है कल कम हो जाएगी, नहीं,
पूरी साल यूनिफॉर्म रहती है। ठीक, एनुअल रेनफॉल। अब हमने ये तो बोल दिया भाई कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन कितनी? तो बारिश होती है हमारी 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा, वो भी पूरी साल। ठीक है, उसके बाद में फ्लोरा, हमने जैसे कि देखा कि बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलेगी, तो फ्लोरा में भी बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलती है। द एक्सट्रीम डेंस वेजिटेशन ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रिमेन्स vertically stratified with tall trees often covered with vines, creepers, lianas, epiphytic, orchids, bromeliads। अब यहाँ पर एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, क्या यहाँ पर क्या मिलता है कि सबसे पहले लंबे लंबे ट्रीज मिलेंगे। अब लंबे ट्रीज इतने ज़्यादा लंबे हो गए कि बेचारे उनके पड़ोसी जो थे वो इतने लंबे हो ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि लंबे वाला जो ऊपर था उसकी कैनोपी ने जगह घेर ली है, तो उसका पड़ोसी छोटा रह जाता है। अब वो पड़ोसी जो छोटा है, वो पड़ोसी का पड़ोसी है, वो उससे भी छोटा होगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर ट्रीज मिलते हैं। दूसरी चीज़, जितने भी ट्रीज हैं उनके ऊपर भैया अलग अलग तरीके के बेल, अलग अलग तरीके घास, अलग अलग तरीके की क्रीपर, अलग अलग मतलब और भी पेड़ पौधे जो है ना वो उसके ऊपर ग्रो हो जाते हैं। ठीक, तो एपिफाइटिक्स हमें यहाँ पर मिलते हैं। जैसे अब देखो इमेज में, देखो ये जितने भी ट्री के ट्रंक दिख रहे हैं इनके ऊपर देखो और अलग अलग तरीके की पूरी ग्रीनरी चढ़ी हुई है ना, तो ये क्या है, दूसरे जो ट्रीज हैं वो इसके ऊपर, दूसरे जो प्लांट्स हैं वो इसके ऊपर ग्रो हो रहे हैं। ठीक है, ये हमें देखने को मिलता है। उसके बाद द लोएस्ट लेयर इज एन अंडर स्टोरी ऑफ ट्री, श्रब, हर्ब्स। तो भैया जो ऐसा देखा ना कि लंबा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, इस तरह, तो सबसे छोटे पे क्या आ जाएंगे, फर्न्स मिल जाएंगे, पाम ट्रीज मिल जाएंगे, हर्ब्स, श्रब्स ये मिल जाएंगे। सॉइल ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर रेड लेटोसोल्स एंड दे आर वेरी थिक। अब यहाँ पर जब इतनी ज़्यादा रिच वैरायटी मिल रही है, इतनी हरियाली है, हरी भरी चीज़ें मिल रही हैं, तो जो मिट्टी है वो कैसी होती है, बहुत ज़्यादा थिक होती है। मतलब यहाँ पर क्या है, ह्यूमस ज़्यादा मिलता है। उसके बाद में, लेकिन क्या ये मिट्टी फर्टाइल होती है? क्या यहाँ पर हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं? आंसर इज नो। क्यों भैया नो? मैम आपने तो बोला था कि जहाँ पर ह्यूमस ज़्यादा है तो वहाँ पर क्या होगा, मिट्टी अच्छी होगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं है? क्यों नहीं है बताते हैं, क्यों नहीं है। देखो, लीचिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है, ह्यूमस तो है लेकिन लीचिंग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा ना टेम्परेचर के साथ साथ बारिश भी बहुत होती है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो ये यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना वो सारे बेचारे घुलकर बह जाते हैं, तो यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स रुकते नहीं है मिट्टी में। ठीक है, इसकी वजह से मिट्टी क्या होती है, बेचारी खराब हो जाती है, फर्टाइल नहीं रहती है। एक और चीज़ यहाँ पर देख लो कि यहाँ पर जो प्लांट्स हैं वो नीचे, एक प्लांट के कैनोपी के नीचे दूसरा प्लांट ग्रो हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सनलाइट जो है नीचे वाले प्लांट पर मिलेगी नहीं, तो बेचारा वो ज़्यादा ग्रो कर नहीं पाएगा, छोटा रह जाता है। ठीक, नेक्स्ट टाइप के हमारे जो फॉरेस्ट हैं वो है ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट। जैसे कि ट्रॉपिकल मीन्स कैसे एरिया में मिलेंगे, जहाँ पर गर्मी ज़्यादा है। ठीक है, ट्रॉपिक्स के पास में, इक्वेटर के पास में मिलेंगे, और सीजनल हैं। ठीक है, अब सीजनल कैसे हैं भाई, देखते हैं, चलो कैसे हैं सीजनल्स। ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट ऑल्सो नोन एज मॉनसून फॉरेस्ट अकर इन रीजन्स वेयर टोटल एनुअल रेनफॉल इज वेरी हाई बट सेग्रीगेटेड इनटू प्रोनाउंस्ड वेट एंड ड्राई पीरियड्स। तो ये कैसे फॉरेस्ट होते हैं? पहली बात तो ये जो फॉरेस्ट है इनको हम मॉनसूनल फॉरेस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि ये मॉनसून में होते हैं, मतलब मॉनसून का इन पर काफ़ी असर होता है। तो ये ऐसे एरिया में मिलते हैं जहाँ पर भैया रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन कब होती है, कुछ पीरियड्स हैं उसी में होगी। जैसे कि मॉनसून आता है ना कि हमारा भैया जुलाई से स्टार्ट हो गया, फिर चला जाएगा, आ जाएगा, कब आएगा, जून जुलाई। ठीक है, मॉनसून का पीरियड चल रहा है, तो मॉनसून आने वाला है, हम लोग सुनते हैं मॉनसून आने वाला है, और बाकी तो मॉनसून के बारे में डिटेल में ज्योग्राफी में पढ़ना है। ज्योग्राफी जिंदाबाद। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए पहले मैं तो ये बोल रही हूँ कि आपको ज्योग्राफी पढ़ लेनी चाहिए, तब बहुत अच्छे समझ में आएगा। लेकिन नहीं पढ़ी फिर भी पढ़ लो, ये भी चैप्टर समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम बैठे तो यहाँ पर, राइट। तो भाई क्या है कि मॉनसून जो है, मॉनसून जहाँ पर आपका आ रहा है उस एरिया में ये फॉरेस्ट मिलेंगे, इतना समझ लो कि यहाँ पर क्या होगा, बारिश तो होगी लेकिन कुछ आपके सिलेक्टेड टाइम में होगी, वो होते हैं मॉनसूनल फॉरेस्ट। ठीक है, दिस काइंड ऑफ फॉरेस्ट। अभी फॉरेस्ट कहाँ मिलेंगे, जहाँ जहाँ मानसून। मानसून कहाँ मिलता है, साउथ ईस्ट एशिया में, सेंट्रल साउथ अमेरिका में, नदर्न ऑस्ट्रेलिया में, वेस्टर्न अफ्रीका में, और आपकी इंडिया है।
ठीक है, वहाँ पर भी ये मिलेंगे। अब बात करते हैं सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की। पहले तो बैकग्राउंड देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, और ये बैकग्राउंड किसका है भाई? सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का, राइट। तो ये जो आपको फॉरेस्ट दिख रहा है पीछे, यही है हमारे सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। देखने में तो ऐसे हैं, लेकिन इनके बारे में पढ़ना भी पड़ेगा, तो पढ़ लेते हैं कि भाई ये कैसे होते हैं। सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पर एवरग्रीन होते हैं, ठीक है, पूरी साल पत्ते रहेंगे, और ब्रॉड लीफ्ड है, ठीक है, पत्ते कैसे होंगे? चौड़े चौड़े होंगे। कहाँ मिलेंगे? ऐसे एरिया में जहाँ पर रेनफॉल आपकी ज़्यादा होती है, लेकिन टेम्परेचर डिफरेंस जो है विंटर और समर का वो कम रहता है, ठीक है। जैसे विंटर में जो ठंड अगर पड़ रही है तो समर में भी ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, ज़्यादा गर्मी नहीं होगी। तो ऐसे एरियाज में ये मिलते हैं। यहाँ पर एपीफाइट्स बहुत मिलते हैं। एपीफाइट्स क्या होते हैं? जो आपके पेड़ है ना, पेड़ के ऊपर जो आपकी बेल एक बेल जैसी होती है, वो आपकी चढ़ी जा रही है, वो होता है आपका एपीफाइट्स। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एपीफाइट्स भी मिलते हैं, ठीक है। एनिमल्स कौन कौन से मिलेंगे? तो अभी हमने पढ़ा था ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में, वैसे ही यहाँ पर भी एनिमल्स मिलेंगे। सो गाइज, आई थिंक अब आपने बहुत पढ़ लिया है ना। आई नो आप बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे हो। इतनी सारी चीज़ें जो भी पढ़ी हैं सब फैक्चुअल थी, सबको याद करना है भाई। समझ तो लिया, लेकिन फिर भी याद करने की जरूरत तो पड़ेगी, राइट। तो इसीलिए आज इतना ही हम पढ़ते हैं, इसको अच्छे से पढ़ो, याद कर लो, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इंडियन फॉरेस्ट के टाइप्स, जो 16 तरीके के फॉरेस्ट है, उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। आई नो ये चैप्टर थोड़ा सा टिपिकल है, आपको थोड़ा सा इसमें ज़्यादा याद करना पड़ेगा, बट जब हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ में ज़रूर आएगा। एंड आई होप कि मैं आपको ये समझाने में थोड़ी सी अगर सक्सेसफुल हुई हूँ तो मैं तो खुश हूँ भाई, कि अगर आपको मैंने ये चैप्टर समझा दिया, राइट। तो अब अगर आपको समझ में आया है, थोड़ा सा भी समझ में आया, इतना सा भी समझ में आया, तो आपको क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंडियन फॉरेस्ट टाइप के साथ में, ठीक है। टिल देन कीप योर नॉलेज ट्रेजर हंटिंग ऑन।